This program is co-powered by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए। राजेश राघव भोग चक्की आटा। सोशल केमिस्ट्री के नए जनक और उत्तर प्रदेश की गई राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज हमारे खास मेहमान हैं। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। और बहनों भाइयों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव सबके लिए शोध का विषय होगा कि यूपी का चुनाव इस बार सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव नहीं है, बल्कि आप इसको एक राष्ट्रीय चुनाव के तौर पर देखें। और उत्तर प्रदेश में इस बार मोस्ट डिमांडिंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोग इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं। तो जब आप ये बनवा रहे थे तो क्या विजन, क्या थॉट था और ये कैसे दिमाग में आया कि ये स्टेडियम बनाना है? जिस समय स्टेडियम का और इतने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बनाने का सोचा, मैंने ये चाहा कि सबसे बेहतरीन बने और वर्ल्ड क्लास बने और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जहाँ पर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे। इससे पहले मुझे याद है मैं लॉर्ड्स का स्टेडियम देख करके आया था और जब मैंने लॉर्ड्स का स्टेडियम देखा तो वहाँ पर बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे इतिहास बताया गया। जब मैं ये बना रहा था, हाँ, इंस्पिरेशन वहाँ से नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक वो स्टेडियम अच्छा देखा जो जिसके पास एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, नो डाउट, और हेरिटेज वो मेंटेन करके रख रहे हैं। लेकिन क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है यूपी में और भारत में। और यूपी जैसा प्रदेश जहाँ इतनी बड़ी आबादी हो, हमारे क्रिकेट खिलाड़ी क्यों ना बने, या यूपी में इंटरनेशनल मैचेस क्यों ना हो। और मेरी कोशिश ये थी कि केवल एक लखनऊ में ना बने, बल्कि उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना आबादी का बड़ा है, यहाँ कई जिलों में ऐसे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकते हैं। ये क्रिकेट का हिस्सा है। में आपने इसकी कार्य योजना बनाई थी, कैसे सोचा था कि ये करना है? क्योंकि क्रिकेट लोकप्रिय है और क्रिकेट का स्टेडियम मैंने क्रिकेट। पर आप तो क्रिकेट कम खेलते हो, फुटबॉल ज़्यादा खेलते हो, तो क्रिकेट का पहले क्यों बनवाया? नहीं, एक समय था कि मैं क्रिकेट खेलता था, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से लेदर से नहीं खेल सकते हैं, इसलिए मैं टेनिस बॉल का क्रिकेट खेलता था। मुझे याद है जब सरकार थी तो अधिकारियों के साथ भी खेलते थे हम लोग। हाँ, काफ़ी खेलते थे। कई अधिकारी जो उस समय सरकार में थे, उनके साथ भी क्रिकेट खेलने का और कार्यक्रम हुआ करता था। अच्छा, 5 साल फाइलों पर भी आपने उनके साथ खेला, तो कैसा अनुभव रहा? अब क्योंकि अधिकारी वो होते हैं जो, कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं, सरकार किसी की भी रहे उनका संबंध खराब नहीं होता, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ IAS का मतलब है इंडिविजुअल आफ्टर सरकार। जैसी ही सरकार जाएगी वो अपने रंग बदल देंगे। आज बहुत दिन बाद आप यहाँ आए इस स्टेडियम में, ये स्टेडियम समथिंग कुछ बनाया, ये स्टेडियम मुझे इसलिए अच्छा लगता है यहाँ। ये स्टेडियम इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसमें मुझे खुशी है कि T20 का मैच हुआ था, और जब T20 का मैच हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच था, उस समय के जो क्रिकेट कमेंटेटर थे और जो उस समय कमेंट्री कर रहे थे, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो देखने को मिला। मुझे आप याद है वहीं सेकंड फ्लोर पे बैठे? हाँ, मैं इसी पे बैठा था, मैं सेकंड फ्लोर में था और यहाँ से मैंने मैच देखा था काफ़ी देर तक। और ये मैच और भी होते, उस समय रुक गए, कोविड, कोरोना ये सब आया, लेकिन लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैचेस होते रहते तो शायद
इस स्टेडियम की रौनक बढ़ती, इस शहर का नाम बड़ा होता, उत्तर प्रदेश का नाम और बड़ा होता। तो आइए कुछ अब पॉलिटिक्स की चर्चा कर लीजिए। मोस्ट अवेटिंग उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और अगर आप चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि अगले 5 साल के लिए आपका विजन क्या है, क्या लक्ष्य लेकर, क्या किस तरह का नया उत्तर प्रदेश आप चाहते हैं? देख, कुछ चीज़ें तो हम लोग अभी कह चुके हैं, जैसे समाजवादी सरकार में लैपटॉप बटा था, इस बार भी बच्चों की आगे पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप बटेगा। पुरानी पेंशन एक बड़ा सवाल है कर्मचारियों का, और समय समय पर इन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टी, कई सभाओं में, कार्यक्रमों में इन्होंने मांग रखी है, अपने कार्यक्रम करके मांग रखी है। सरकार से भी मांग रखी थी कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो कर्मचारियों की, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुना। समाजवादी हम लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी, उत्तर प्रदेश के घरेलू बिजली के बिल कम होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे और योजनाएं जो हम लोग अपने घोषणा पत्र में लेके आएंगे कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते जाए, उत्तर प्रदेश की प्रगति हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाकर के कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ का बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़कों का इंतज़ाम ये बेहतर हो और कम से कम दूसरे प्रदेशों से अच्छा हो। मैं इस पर भी भरोसा दिला सकता हूँ कि कहीं भी किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और ना धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या किसी वर्ग के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका देगी सरकार। ये ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे पर आप काफ़ी कई बार मुखर रहे, और अभी मैंने देखा पिछले महीने आप परशुराम मंदिर का उद्घाटन करने भी गए थे, तो ये कैसे? ये भगवान परशुराम और भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेने, और क्योंकि बड़ी संख्या में जो हमारी पार्टी से जुड़े लोग हैं, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है, हमारे माता प्रसाद पांडे हमेशा स्पीकर रहे, बड़ी संख्या में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, नेताजी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी हमेशा सरकार में रहे, मैं जब सरकार में था तो हमारे साथ भी वरिष्ठ अधिकारी रहे। तो ये आरोप जरूर लगता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और हम तो कन्नौज जैसी जगह पर जीत करके आते हैं, वहाँ काम किया है, यहाँ जनेश्वर मिश्र जी का सबसे बड़ा पार्क बना है, उन्हीं के सम्मान में बना है। ये भी तो हो सकता है कि उस कम्युनिटी का वोट पाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी ये कोशिश नहीं करती है कि किसी जाति विशेष के लिए काम करें जिससे हमें वोट मिल जाए। जो जिसका हक है, अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान देना है और अगर सम्मान उनके हक है उनका, तो सम्मान देने की काम करती है पार्टी। कल जाटों की एक पंचायत बुलाई थी होम मिनिस्टर ने, आपने देखा उस? मैंने देखा और उसमें सुना। जयंत को इनवाइट भी किया गया, हालांकि जयंत ने रिफ्यूज कर दिया। पर पश्चिम में आप देख रहे हो कि माहौल बदल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, इसलिए वो असली मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते हैं। वहाँ के किसानों को वो सब याद है कि कीलें कब लगाई गई थी, बोल्डर्स कब लगाए गए थे, उन पे कितनी पानी मारा गया था, कितना अपमानित होना पड़ा था। ट्रैक्टर ले जा रहे थे तो एफआईआर हो रही थी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिल रहा था, खाद नहीं मिली, बकाया अभी भी है। तो वहाँ के किसानों को ये सब याद है, इसीलिए वहाँ के किसानों ने कहा है कि इस बार ये उनके मान सम्मान का चुनाव है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कल इस बात को लेकर एक चर्चा हो रही थी कि बीजेपी जाटों को अपनी ओर बुलाती है और कहती है कि जो दर्द था वो भूल जाओ, लेकिन आप उसे भूलने नहीं देते। आप कहते हो 700 लोग मर गए, हम सरकार में 25 लाख मुआवजा देंगे। तो वो इस चक्कर में किसी तरह से जाटों का वोट लिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको करने नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी ने और जयंत चौधरी जी का गठबंधन हुआ, और हम लोगों ने तय किया कि जो किसानों की जान गई है, जो शहीद हुए, उनको 25 लाख रुपए की परिवार को मदद होगी। साथ ही साथ एक किसान के लिए सम्मान के लिए शहीद स्मारक बनाया जाएगा। और हमने कहा वेस्टर्न यूपी के लिए ये चुनाव चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बचाने का है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ के किसान, वहाँ के जाट समाज के लोग या अन्य समाज के लोग ये बात जानते हैं कि चौधरी साहब केवल एक समाज के नेता नहीं थे, चौधरी चरण सिंह जी हर समाज के और किसान के नेता थे। तो इसलिए ये चुनाव जहाँ किसान के मान सम्मान का चुनाव है, वहीं ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बचाना है कि नहीं बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ के किसान, वहाँ के लोग इस बार इस गठबंधन के साथ खड़े हैं, और सबसे ऐतिहासिक जीत इस बार पहली बार होने वाली है। अच्छा, ये बताइए कि जयंत चौधरी के साथ आपकी क्या केमिस्ट्री है? क्योंकि तमाम इनविटेशन और ऑफर्स के बाद भी जयंत जुटे नहीं। आरएलडी पार्टी साथ है, और आरएलडी को मैंने लगातार साथ रखा है। लोकसभा जब चुनाव था उसमें भी अलायंस में रखा। वो परिस्थितियाँ, वो समय ऐसा नहीं था कि वो चुनाव जीत जाते, लेकिन अब वहाँ के किसान
और खासकर उनके समाज के लोग और अन्य समाज के लोग जान गए हैं कि गरीबों का और किसानों का और नौजवानों का कोई भला कर सकता है तो ये गठबंधन कर सकता है। आपकी केमिस्ट्री कैसी जी? मेरी कितने अच्छी समय से है। दोस्ती? मैं बहुत दिनों से जानता हूँ जयंत चौधरी जी को, जब वो सांसद थे तब से मैं जानता हूँ और लगातार गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, लगातार हम लोगों ने साथ काम किया है और इस बार भी मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि कहीं किसी तरह का गठबंधन में एक आज बता रहा था कि आप लोग डेली बात करते हैं। नहीं, बात भी करते हैं और हमारे लोग उनकी टीम बात करती रहती है और बात करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ सीटों का कुछ एक आध जगह है वो भी बहुत जल्दी रास्ता निकल आएगा। मैंने देखा कि इस बार आप कुछ ज़्यादा जेनरस रहे आरएलडी के लिए। 33 सीटें अब तक अनाउंस हो चुकी है शायद। नहीं, इसलिए मैं सही हूँ अभी? हाँ 33 है। हाँ, लगभग उतनी ही है और भी देंगे आप? नहीं, अभी देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन इसलिए साथ 35 सीट वो भी आरएलडी को नहीं, अखिलेश यादव ने दी। नहीं, वो इसलिए दिया कि देखिए जब तक आप बड़ा दिल नहीं दिखाओगे, नहीं, जब आप दोस्ती कर रहे हो किसी को साथ ले रहे हैं तो कंजूसी से दोस्ती नहीं हो सकती। और मैं तो एक ही राय रखूंगा कि कभी जिंदगी में कंजूस दोस्त मत बनाना। नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 33 सीट दी है अब तक। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो कंजूस होगा वो उसका दोस्त भी नहीं बन सकता है। प्रेशर हो सकता है? नहीं, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। मैंने कहा कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत बचाने का चुनाव है, इसलिए मैंने बड़े दिल से उनको साथ लिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि पिछली बार बहुत जगह नहीं वोट इतना मिला था जितना मिलना चाहिए, लेकिन इस बार जिस तरीके का समर्थन जुट रहा है मुझे भरोसा है कि ऐतिहासिक जीत होगी और ऐतिहासिक सीटें आरएलडी को मिलने वाली हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग रैली वगैरह तो कर नहीं सकते हैं? बीजेपी के बाकी दिग्गज नेता तो फील्ड में है, अखिलेश यादव भी लखनऊ में। नहीं, कल से हमारा कार्यक्रम है, कल प्रेस करेंगे कुछ जगह और इसके बाद लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। गाँव गलियों में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो साइकिल चलाएंगे। एक चीज़ अखिलेश जी बड़ी चर्चा में है इस समय लोगों के बीच कि आप एक विनम्र समाजवादी नेता के तौर पर आप उभरे हैं और काफ़ी सारा परिवर्तन आया। कहा जाता है कि लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं छोड़ते, लेकिन आपने वो भी छोड़ा, परिवार को भी साथ लिया, चाचा को भी लिया और जो सहयोगी दल है उनको आप सम्मान भी दे रहे हैं, उनको मुख्य सीट पर बैठाते हैं। तो कई सारी तस्वीरें आती हैं अखिलेश यादव का एक नया रूप गठबंधन के लीडर के तौर कहने पर। का मतलब कृष्णा पटेल। अब ये मेरी कोशिश है कि सभी दलों को साथ लाएं और अगर कोई सम्मान से और सम्मान जिसके हक में उनको देना चाहिए, सभी दलों को इसलिए साथ ला रहे हैं कि वो भी लगातार अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ कई बार लिया, उनके साथ धोखा भी किया। मुझे उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आकर के उनको जो वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको पूरा करने में हम लोग उनकी मदद करेंगे। शिवपाल जी को आप लेकर आए, वापस आ गए, आपने टिकट दे दिया, क्या बात है? नहीं, अच्छा हुआ कि थी क्यों? नहीं, अच्छा हुआ कि वो भी साथ आ गए, क्योंकि अक्सर चर्चा होती थी कि उन्हें साथ लाया जाए, उन्हें जोड़ा जाए। तो इस बार मैंने लोग आपको यही सलाह देते थे कि चाचा को साथ ले लें। बहुत लोगों ने राय दी और बहुत लोग समय समय पे कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि उनका दल जरूर है, दल बना रहे, लेकिन क्योंकि उन्हें साथ लाना ज़रूरी था, बाद में उनका चुनाव चिन्ह बदल गया, इसलिए समाजवादी पार्टी ने, हालांकि दल उनका दूसरा है, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह में लड़ने का मौका दिया। चाचा के कहने पे एक ही टिकट है कि कुछ और भी है? नहीं, उनको सम्मान दिया जाएगा। उनके साथी लोग जो छूट गए हैं, सरकार अगर बनती है तो कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान और साथ जोड़ा जाएगा। किसानों का भुगतान समय पर हो, 15 दिन में भुगतान हो जाए। अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं अक्सर ये वादे किए लेकिन नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी के 3 सरदार आप पकड़ के लाए और 14 उनके छोटे सरदार मतलब एमएलए।
आपके घर से अपर्णा यादव को? देखिए, जो जाना था उसको कोई रोक आपको नहीं पता था ये कि ऐसा होने वाला है? सकता। आहट तो रही होगी। मुझे कुछ लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन मैं भरोसा नहीं करता था। और इसलिए भरोसा नहीं करता था कि नेताजी लगातार समझा रहे थे। नेताजी ने कहा कि इनको सम्मान देना, मैंने कहा मैं ज़रूर सरकार बनने पर सम्मान दूंगा, लेकिन चुनाव भी नहीं लड़ा सकता। ये बात मैंने नेताजी के जन्मदिन पे कहा था। और भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद के खिलाफ रही है, तो मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम हमारे परिवारवाद को कम कर रहा है। मीटिंग भी आपकी हुई थी, उसमें आपने ये क्लैरिटी दी थी? मेरी मीटिंग भी उसमें मैंने यही कहा था कि देखिए, अभी चुनाव मैं नहीं लड़ा सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि चुनाव में ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाएं। अच्छा, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहले 5 काम वो कौन से होंगे जो आप मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले करेंगे? देखिए, जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें सबसे प्राथमिकता एक तो डेट बता दो आपकी, ये घोषणा पत्र आएगा कब? ये मिस्ट्री होती जा रही है। मैं इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ और बोलेगी, तो उनके घोषणा पत्र का मैं इंतजार कर रहा हूँ। पर आप पहले तो ऐसे नहीं थे। नहीं, पहले तो आप खुला खेल खेलते थे। नहीं, मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि वो देखें क्या देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, और जो पिछले संकल्प पत्र में दिया था उन्होंने, उसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जो पुराना संकल्प पत्र था वो पूरा नहीं किया उन्होंने। नया लेकर के आएंगे तो मैं जानना चाहूँगा क्या लेकर के आ रहे हैं नया। अच्छा, 5 साल ये पूरा आप अपोजिशन में रहे, एक चीफ मिनिस्टर 12 to 17, 17 से 22 अखिलेश यादव लीडर अपोजिशन। हर तरीके के लोग देखे आपने, माहौल देखा, लोगों के बदले हुए चेहरे देखे, लोगों को तमाम अनुभव आपको हुए होंगे। क्या सीखा आपने अपोजिशन लीडर के तौर पर? चीफ मिनिस्टर के तौर पर तो बहुत चीज़ें देखी होंगी, जब अपोजिशन में आए तो इन 5 सालों में क्या क्या सबक लिया, क्या सीखा, लोगों को बदलते देखा तो क्या कैसा लगा? देखिए, मैं नेताजी साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, और राजनीति के उतार चढ़ाव नेताजी के साथ साथ मैंने भी देखे हैं। कभी सरकार में मैं कॉलेज स्कूल में रहता था, सरकार नहीं रहती थी तब भी कॉलेज में रहता था, तो ये उतार चढ़ाव तो मैंने देखे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जिससे संबंध अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छे रहते हैं और उनसे संबंध हमेशा रहते हैं। और जो बदलने वाले लोग हैं वो हमेशा बदलेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। और ये देखने को मिलता है कि हमेशा अनुभव मिलता है। अगर आप सरकार में नहीं हैं तो अलग अनुभव है, सरकार में है तो आपका अलग अनुभव है, लेकिन अच्छे लोग कभी नहीं बदलते। लेकिन मुझे आप बताओ कि जब आप ये देखते हो कि जिनको आप बहुत मानते थे या जिनके साथ बड़ा वक्त बिताते थे, उनके बदले हुए चेहरे देख के दुख हुआ? नहीं, अब दुख नहीं होता, क्योंकि पता लग गया कि वो मतलबी थे, इसलिए मतलबी के बारे में क्या दुख होना। अच्छा, फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वो लोग फिर घेरेंगे आपको? इस बार भी स्पेस होगा उनके लिए? ये जितने अधिकारी इस तरह के होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि अधिकारी बोला ही नहीं ना, क्योंकि अधिकारियों को इसलिए बोलता हूँ मैं, वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी लॉयल्टी बदलते हैं। उनकी लॉयल्टी केवल सरकार के लिए है, और जब आप रह देंगे तो कहेंगे हम आपसे लॉयल हैं, लेकिन वो सरकार के लॉयल बन करके काम करते हैं। तो आपने कुछ ऐसे चिन्हित किए? ऐसे चिन्हित तो जरूर होगा, ऐसे कुछ चिन्हित है। आपका स्वभाव है चिन्हित? नहीं, इस बात चिन्हित जरूर है, ऐसे लोग करीब नहीं आ पाए। अच्छा, बीरेन जी की एक बड़ी दिलचस्पी कि आपने एक ईमानदार लोगों की कुछ लिस्ट बनाई है। ये जानना चाहते हैं कि ये ईमानदारी की लिस्ट में है? नहीं, देखो इन्होंने तो नहीं, बीरेन जी तो लड़े हैं और लगातार नहीं, ये अलग कोई सूची है नहीं। मैं उस सूची को आपके साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि आप लोग लड़े हो, लंबे समय तक लड़ना पड़ा है। लेकिन ये भी चर्चा है आजकल की आपके यहाँ पार्टी में कुछ अच्छे शब्द चल रहे हैं, जैसे ईमानदारी जिसको कह दो वो बुरा मान जाता है, आप जिसको ईमानदार ये क्या मतलब है? ये आपने क्यों चुना इसको? जो है भाई, आप ये भी तो कह सकते थे गोदी मीडिया, ये ईमानदार वाला वर्ड क्यों बोला? वो समय था, वो उस समय बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। वो सूची लंबी है, लेकिन नहीं तो उसके विपरीत वाली भी कोई सूची है? नहीं, अभी कोई सूची नहीं बनाई मैंने, अब कोई सूची अच्छा, एक बात और आती है कि आपके सहयोगी हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनको काफ़ी सुना जाता है। राजभर जी वो कहते हैं कि वो फलाने पार्टी वाले वो लीडर नहीं, वो लोडर है, लोडर। तो बड़े अच्छी शब्दावली आती है, आनंद आता है। क्या राजभर जिस तरह से अटैक बोलते हैं, उनका समाज उनके साथ आपने तो सराहली भी की, क्या आपने देखा, आपने गठबंधन किया उनसे? सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन हुआ था। हालांकि आरएलडी से हमारा लगातार चल रहा था, संजय चौहान जी के साथ लगातार चल रहा था, महान दल को साथ लेकर के आए थे कृष्णा पटेल जी, बाद में उनका गठबंधन हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी रैली शुरुआती दौर में, जब चुनाव माहौल
बन रहा था गाजीपुर। तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मऊ में सबसे पहला कार्यक्रम हुआ, मऊ में। और वहाँ से जो शुरुआत हुई, क्योंकि अगर हम याद करें पीछे तो ओम प्रकाश राजभर जी थे जो पहले बीजेपी में चले गए थे, तो उनका समाज है। फिर हमने राम अचल राजभर जी को साथ लिया। दुर्भाग्य है कि सुखदेव राजभर जी हमारे बीच नहीं रहे, तो लगातार मेरी कोशिश थी कि राजभर समाज एक साथ आ जाए, चौहान समाज एक साथ आ जाए, जिसने दूरी बना ली थी समाजवादी पार्टी को आप लेते जा रहे हो पार्टी में। ये शंकर जी की बारात जो नहीं, सब एडजस्ट हो रहे हैं। अखिलेश यादव संभाल लेंगे, शंकर भांग धतूरा पिए घूम रहे हैं, कोई पैसा है कोई किसी नहीं, ये नहीं है। समाजवादी पार्टी ने, और मैंने कहा कि हमें क्योंकि सरकार बनानी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में लोग त्याग के लिए भी तैयार हैं, और जो त्याग करेगा वही कामयाब होगा। और मेरी कोशिश रही है कि सभी को एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट भी हो गए, और जो अभी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे उनको भविष्य में उनका सम्मान किया जाएगा। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कई बार बड़े पर्सनल रिमार्क आप पे करते हैं, क्योंकि जो पहलवान हारने लगता है लड़ाई, वो इसी तरह का बिहेव करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब उन्हें हटाने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी इस बार, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धोखा दिया है जनता को। पर वो तो क्लेम कर रहे हैं कि 300 सीटें बीजेपी ला रही है। अगर 300 सीटें ला रहे होते तो बताइए 250 हमारे किसान और जाट समाज के लोगों को अलग बैठक करना पड़ रहा है। देश के होम मिनिस्टर को गली गली जाना पड़ रहा है। देश के होम मिनिस्टर अपना संकल्प पत्र नहीं बता रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता अपना संकल्प नहीं बता रहे हैं। उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या क्या काम हुआ है। महंगाई की जिम्मेदारी है, बेरोजगारी की जिम्मेदारी है, किसान की बर्बादी की जिम्मेदारी है। कोई बड़ा काम नहीं सरकार कर पाई यहाँ यूपी में। कम से कम कोई बड़ा काम तो करते जनता के लिए। तो आपका होना चाहिए कि अचीवमेंट वर्सेस अनाउंसमेंट जो आप कर रहे हैं। नहीं, अनाउंसमेंट के साथ साथ पर आपने कभी पूछा सरकार से कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? मैंने कई बार कहा कि कम से कम सरकार बताए कि उन्होंने क्या काम कर करके दिखाया। अगर ये स्टेडियम हम लोगों ने बनाया तो वो बताएं कि इससे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया उन्होंने। उन्होंने तो केवल नाम बदल दिया। या मेट्रो, मुख्यमंत्री ने कहा कि वो गोरखपुर में लाएंगे, 4.5 साल हो गए मेट्रो नहीं ला पाए। कानपुर में वही मेट्रो चली जो समाजवादियों ने दी। आगरा में वही मेट्रो का काम चला जो समाजवादियों ने दी। बनारस को दिया था मेट्रो, वो शुरू नहीं कर पाए। रिवर फ्रंट यहाँ बना था। ये रिवर फ्रंट एग्जाम्पलरी काम होता। मुझे याद है 1983 के बाद से लगातार कोशिश हुई है। गंगा एक्शन प्लान पहला, उसमें ये तय था कि सभी नाले बंद कर दिए जाएं, कोई गंदा नाले का पानी नदियों में ना जाए। और एक एग्जाम्पल दी लखनऊ में कि गोमती में साफ सुथरी रहेगी, पानी बहेगा। वो काम रोक दिया इन्होंने। गंगा सफाई कहाँ की इन्होंने? वरुणा में काम चल रहा था, वो रोक दिया इन्होंने। तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर सकती थी, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। इसीलिए जनता नाराज है। एक चीज पे वो कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी की, महिलाएं रात में भी घूम सकती हैं। 12 बजे होगी। ये बोलने की बातें हैं, ये इतनी बोलने की बातें हैं कि केवल ये बोल रहे हैं। आज जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तो बगल के ज़िले में शराब की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सबसे ज़्यादा फर्जी शराब का काम चल रहा है यहाँ पर, और बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। अगर हम देश के आंकड़े देखें, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो NCRB के आंकड़े, उसमें सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे बड़ी बड़ी घटना हुई, हाथरस जैसी घटना हो गई। आप देखिए लखीमपुर जैसी घटना हो गई, जीप से कुचल दिए गए किसान। और गोरखपुर में जो व्यापारी के साथ घटना हुई है, उसको पीटते पीटते मार दिया। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए यूपी को सरकार को। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर यूपी में हुए। तो कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो जितनी बातें अभी आपने गिनाई, इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? फिर आप सुनिश्चित करोगे, आप एक्शन लोगे उन लोगों के खिलाफ, उन अफसरों पे? बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने समय समय पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या कोर्ट में गए हैं कि उनके परिवार के लोगों के फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। तो कम से कम ऐसे फेक इनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए। तो आप कराएंगे? बिल्कुल मैं कराऊंगा। और अगर किस मेथड, क्यों नहीं करा सकते जांच? मेथड क्या होगा? नहीं, वो सरकार जांच हो सकती है, SIT बनाएंगे, मैं समझता हूँ। STF से कराएंगे जो खुद नहीं, STF से तो देखिए, STF की जांच कौन करेगा? STF ही कई घटनाओं में जिम्मेदार है। STF पे भी उंगली उठी है। इसलिए सरकार बनने पर मैं भरोसा दिलाता हूँ कि निष्पक्ष और कानूनी तौर पर उन तमाम फेक इनकाउंटर्स या लोगों के साथ जो धोखा हुआ है या घटनाएं हुई, उनकी जांच होगी। अगर सरकार बनाते तो कितने दिन के भीतर ये जस्टिस आप इंश्योर करेंगे? मैं समझता हूँ सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, उसके लिए काम, चाहे हमें बड़े बड़े एक्सपर्ट लेना पड़े। मुझे याद है डायल 100 बनाने में एक्सपर्ट लिया गया था।
आपके पुलिस मुख्यालय बनाया तो एक पुलिस को एक जगह बैठ कर के बेहतरीन काम कर सकें, उसके लिए काम किया था। इसी तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर में हमें अलग से कुछ लोगों को रखना पड़ा जो एक्सपर्ट होंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है ठीक कि नहीं चल रहा है, वो भी काम करेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। कैसी रहती है दिनचर्या, कैसे कुछ अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं? अभी केवल सुबह वॉक कर पा रहा हूँ और इसके अलावा कुछ ठीक है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है क्योंकि टिकट मांगने वाले ज़्यादा हैं, टिकट एक ही मिलनी है। तो कुछ लोग तो आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, सोशलिस्ट हैं, थोड़ी देर नाराज़गी जाहिर करते हैं। जब उनको समझाते हैं तो फिर पार्टी के साथ आते हैं और कोशिश की है कि सबको साथ लें और सबको समझाएं कि सरकार बनाना ज़रूरी है, किसान नौजवान है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सब चीज़ ज़रूरी है। अच्छा वीरेन जी, मुझे बता रहे थे कि कोई फार्मूला आपने बनाया है टिकट बांटने का, क्या फार्मूला? नहीं फार्मूला तो थोड़ा नहीं बताइए ताकि जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं पार्टी दफ्तर के बाहर, फार्मूला वो फार्मूला जान लें और अपने क्षेत्र में जाएं। नहीं, क्यों आपका घर घेर के बैठे? जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो उनको यही लगता है कि वो जीतने वाले हैं और पार्टी की कोशिश होती है कि उसी को दें जो समीकरण में, क्योंकि समीकरण भी एक बड़ा विषय बन जाता है और जिसने क्षेत्र में काम किया हो। तो फिल्टर कैसे करते हो, कोई मैकेनिज्म है कैसे? एक रफ सर्वे कराया था और उसमें कई बार जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं कि हाँ इन्होंने काम किया, ये क्षेत्र में रहे हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं। कितनी सर्वे करें? हालांकि एक ही कराया मैंने। अपने सर्वे नहीं, क्योंकि अगर समीकरण है और जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वही परिणाम होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, आज राजभर उनसे खिलाफ है, चौहान समाज उनसे खिलाफ है, किसान खिलाफ है, नौजवान अपमानित हुए हैं, नौजवान खिलाफ हैं, व्यापारी दुखी हुआ है, कोरोना में लोगों की जान गई है, विकास ठप रहा, अर्थव्यवस्था ठप रही। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी हार उत्तर प्रदेश की हुई और मैं इसलिए कहता हूँ 400 सीटें, आप याद कीजिए 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, आज वो 324-325 पर है, आज हम भी 50 पर हैं। जिस तरीके से जनता नाराज है इनसे, इनका कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इनसे संतुष्ट हो, तो हो सकता है बुरी हार होगी, सबसे बुरी हार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये। किस आप देखिए इनके विधायक अपमानित हो रहे हैं, चाहे कानपुर का विधायक हो, इनके सांसद कूटे जा रहे हैं, इनके लोग दौड़ाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, घुस नहीं पा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ लोकतंत्र में कि विधायक गाँव में न घुस पाए, वो जवाब न दे पाए। मंत्री डिप्टी सीएम को अपमानित होना पड़ा, जिससे लोग भरोसा करते कि हाँ अगर ये आ गए हैं तो मुझे न्याय मिल जाएगा। सोचिए डिप्टी सीएम को अपमानित हुआ, जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है, ये न्याय भी दिला पाए, इसलिए अपमानित हो रहे हैं। समापन करें। आज तो चर्चा में बहुत ज़्यादा है कि पहले कहा जाता था कि अखिलेश यादव सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, अब लेकिन ये जब से टिकट वितरण शुरू हुआ है चर्चा है कि सब वहाँ वन मैन आर्मी है, एक ही, अब कहीं आपको जाने पर समाधान नहीं मिल सकता है। तो ये इतनी मेहनत, उसके बाद फिर लोगों को शामिल करना, रथ यात्रा करना, रोड शो करना, टिकट बांटना, सब सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है अकेले। देखिए ये केवल प्रचार था पहले भी, और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर जनता ने मौका दिया तो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर काम करके दिखाएंगे, बिना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी तरह का, चाहे जात का, धर्म का हो। जो इस प्रदेश का कानून है, कानून के तहत काम होगा, सबको हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग हैं। एक ये सवाल और है कि बीजेपी के पास बहुत सारे लीडर हैं, नंबर ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन पर्सनल सवाल भी थोड़ा हो सकता है ये, लेकिन डिम्पल जी इस चुनाव में उनकी भी वो भूमिका दिखी नहीं, कहीं उनका इस्तेमाल नहीं। मैं उनको इसलिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाएगी कि परिवारवाद है। देखिए परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं,
हाँ, लेकिन नहीं प्रेशर में नहीं आते, लेकिन डिम्पल को या परिवार के और सदस्यों को आप देखेंगे कि वोट जरूर मांगे, पार्टी के समर्थन मांगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यही है कि क्यों ज़्यादा लोगों को लड़ाएं। फिर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है परिवार, उनका तो परिवार है नहीं, तो वो दूसरों पे आरोप लगाते, अपना परिवार नहीं देख रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, आपके जतिन प्रसाद आए उनके दल में, बहुत सारे उनके नेता, उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितना बड़ा परिवारवाद है, लेकिन उसकी बहस कोई नहीं करता। तो अब आप समापन की ओर चलेंगे, और गुलजार साहब ने एक जगह लिखा है कि अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं, बस मीठा बोलो और उन्हें खरीद लो। तो अखिलेश जी के लिए भी उत्तर प्रदेश में चीज़ें कही जाती हैं, और जाते जाते हम आपको अखिलेश जी के लिए इन शब्दों के साथ छोड़ जाएंगे कि वो चौंकने लगे हैं बेवक्त की हवा से भी, जो कह रहे थे कि डरते नहीं खुदा से भी, और मेरे बुजुर्गों का किरदार अब भी जिंदा है, ये पेड़ वो हैं जो गिरते नहीं हवा से भी। तो अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आप सब दर्शकों का। किसानों का भुगतान समय पर हो, 15 दिन में भुगतान हो जाए। अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, अक्सर ये वादे किए लेकिन नहीं हुआ।